हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज की इस मैराथन लाइव क्लास में मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। हम रिवीजन क्लास के द्वारा इस बायो को कंप्लीट कर रहे हैं। डेली दो दो तीन तीन टॉपिक करवाता हूं। डेली प्रीवियस ईयर के पेपर के प्रश्न करवाता हूं। और आज मैंने डिसाइड किया है कि एक और तो RUHS के 2014 के जितने भी प्रश्न हैं हमारे 12th के सिलेबस से बायो के, वो करवा रहा हूं। और एक और दो टॉपिक का रिवीजन भी करवा रहा हूं। साथ ही साथ आपको थोड़ी देर बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की MCQ भी मिलने वाली है। मैंने तो मेरे दोस्तों जो है यह निश्चित कर लिया है कि मैं आपकी बायो दो दो बार नहीं, तीन तीन बार रिवाइज करके रहूंगा। प्रीवियस ईयर के पेपर रिवाइज करवा के रहूंगा। आखिर इस बार आपका सिलेक्शन करवाना जो है मेरे दोस्तों, हम और आप सब मिलकर के बिना किसी स्ट्रेस, बिना किसी तनाव के बढ़िया तरह से मेहनत करेंगे। मेरे दोस्तों, अपने आप को कमजोर मत मानना। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, तो इसलिए आप जो हैं फिलहाल बाकी सारी चिंताओं को छोड़ करके अपनी बुक्स पे ध्यान दीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं आज की इस मैराथन क्लास में। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? नर के अंदर प्राथमिक जनन अंग कौन सा है मेरे दोस्तों? नर के अंदर, मेल के अंदर जो है प्राथमिक जनन अंग होता है वृषण यानी टेस्टिस। और फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेरे दोस्तों अंडाशय यानी ओवेरी। आप जानते होंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसको कहते हैं जो गैमीट का फॉर्मेशन करता है, जो युग्मकों का निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्टिक्युलर लोब में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी होती है? टेस्टिस के अंदर टेस्टिक्युलर लोब होते हैं, वृषणपाली होती है। एक वृषणपाली में कितनी शुक्रजनक नलिका होती है? अधिकतम कितनी होती है ये बताना है। अधिकतम कितनी होती है? जल्दी बताओ देखें। वेरी गुड मेरे दोस्तों, अधिकतम कितनी होती है? 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। RBSC की बुक्स में लिखा हुआ है 1, 2 से 3। ठीक है, चलो अब मेरे दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न ऊपर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या है? शुक्रजनक नलिकाओं का क्या काम है? तो सर, शुक्रजनक नलिका जो होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है, उनमें जर्मिनल एपिथेलियल होती है। और इस जर्मिनल एपिथेलियल के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, याद रखना। ठीक है, और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल भी होती है जो स्पर्म को पोषण प्रदान करती है। डन, ओके। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कौन करता है? मेरे दोस्तों, नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो स्पेस होता है, उस स्पेस में अंतराली कोशिका होती है जिसे लीडिंग सेल भी कहते हैं मेरे दोस्तों। तो कौन सी कोशिका? अंतराली, या जिसे आप लीडिंग सेल भी कहते हैं। ये लीडिंग सेल जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। अब आपसे एक MCQ पूछ रहा हूं, जल्दी आंसर दो देके। लीडिंग सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन का स्रावण कब करेगी? पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन लीडिंग सेल को प्रेरित करता है? जल्दी बताओ देखे। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन डालती है लीडिंग सेल को मेरे दोस्तों स्टिमुलेट करने के लिए? जल्दी बताओ देखें। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, LH। कौन सा? LH मेरे दोस्तों लीडिंग सेल को प्रेरित करेगा, जिससे लीडिंग सेल मेरे दोस्तों टेस्टोस्टेरोन स्रावित करेगी। और टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है, शुक्र जनन को प्रेरित करता है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। इनहिबिन का स्रावण कौन सी कोशिका करती है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, MCQ लिख रहा हूं। ये MCQ लिख रहा हूं मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इनहिबिन प्रोटीन, इनहिबिन कारक का स्रावण कौन सी सेल करती है? जल्दी बताओ देखे मेरे दोस्तों। इनहिबिन का स्रावण सर सरटोली करती है। कौन सी? सरटोली सेल। सरटोली सेल का एक और नाम है क्या? सर नर्स सेल नाम है इसका। क्यों ये सर्टोली का नाम नर्स सेल है? क्योंकि सर ये नर्स की तरह
शुक्राणुओं की देख रेख करती है, स्पर्म को फूड अवेलेबल करवाती है, स्पर्म को प्रोटेक्ट करती है, उसका डिफेंसिव काम करती है। मेरे दोस्तों इस बात को आप समझ लें। सरटोली कोशिका शुक्रजनक नलिका में बड़े आकार की कोशिका है। सरटोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। सरटोली कोशिका के ऊपर एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम है FSH। FSH जो हार्मोन काम करता है इसके लिए नेगेटिव फीडबैक जनरेट करती है इनिबिन के रूप में। ओके, प्रोस्टेट का स्राव, प्रोस्टेट ग्लैंड नाम सुना होगा, मेल में होती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्राव निकलता है, जो सीक्रेट निकलता है मेरे दोस्तों, उस लिक्विड में क्या होता है? तो मेरे दोस्तों उस लिक्विड में एक तो होता है सिट्रेट, दूसरा फाइब्रिनोलाइसिन, तीसरा स्पर्मिन। ये पदार्थ होते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना। और लगभग 30% सीमन का 30% सीमन का निर्माण प्रोस्टेट ग्रंथि करती है मेरे दोस्तों। इसके बाद में सेमिनल वेसिकल, जिसे आप शुक्राशय कहते हो, शुक्राशय जब मेरे दोस्तों शुक्र तरल का श्रवण करता है तो उसमें एक शर्करा पाई जाती है। उस शर्करा को क्या कहते हैं सर? उस शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं। और फ्रक्टोज वो शर्करा है जो केवल और केवल मेल के बॉडी में ही सिंथेसाइज होती है, फीमेल में सिंथेसाइज नहीं होती। तो जब मेरे दोस्तों किसी फीमेल के अंदर मेरे दोस्तों जो है कोई सेक्सुअल अटैक होता है, रेप वगैरह होता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर फीमेल के वेजाइना के अंदर मेरे दोस्तों फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है। तो फ्रक्टोज शर्करा मेरे दोस्तों जो है स्पर्म का जो मिडल पार्ट है उसका माइटोकॉन्ड्रिया, इसका अपघटन करके एनर्जी बनाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अंड कोशिका ओवम का बाहर का ट्रांसपेरेंट आवरण कौन सा है? अंडाणु के बाहर का पारदर्शी आवरण कौन सा है? याद रखना मेरे दोस्तों, अंडाणु के बाहर दो आवरण होते हैं। पहला तो ये पारदर्शी आवरण, और इस पारदर्शी आवरण के बाहर एक और आवरण होता है जो सेलुलर होता है। मेरे दोस्तों जल्दी बताओ देखें, इस पारदर्शी आवरण का क्या नाम है? जल्दी बताओ देखें, इसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है दोस्तों? जोना पेल्यूसिडा। और मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक बार अधिक से अधिक संख्या में जुड़िएगा मेरे दोस्तों। और मैं आपसे कहना चाहता हूं डेली की क्लास से अगर 2-2, 3-3 प्रश्न भी आपको मिलेंगे ना, तो भी मेरे दोस्तों आने वाले इन 7 दिनों के अंदर, ठीक है, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक बायो के 30 प्रश्न आप आराम से सही करोगे। क्या बात करते हैं मेरे दोस्तों। मैं तो कहता हूं आपने अगर एक दिन भी नहीं पढ़ाई की है और बायो अगर आज से भी पढ़नी शुरू की है ना, तो बायो के अंदर मेरे दोस्तों मैं टॉप से टॉप सेलेक्टिव प्रश्न रखता हूं। मैं कभी भी बायो के अंदर जो है इस तरह की चीजें नहीं रखता जिससे आपका कोई खास फायदा नहीं हो। याद रखें, मैं हर एक बात बढ़िया तरह से आपके सामने रखता हूं, सरल शब्दों में रखता हूं, ठीक है, बहुत सहजता से रखता हूं ताकि आपको बातें समझ में आए, ताकि आपको बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत ना पड़े मेरे दोस्तों। तो इसलिए आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जो मेरे से भरोसा, जो मेरे से आपने उम्मीद जोड़ी है, मैं इस उम्मीद को, इस भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दूंगा मेरे दोस्तों। इतना आप मेरे ऊपर भरोसा रखना, मैं पूरे दिल से ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, टाइम आप देख सकते हो घड़ी के अंदर, ठीक है, 11 बज चुके रात के टाइम, और आपके लिए इस क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं क्योंकि मुझे सुबह ये वीडियो आपको देना है मेरे दोस्तों, डेली रात को, ठीक है ना। अभी तो केवल और केवल आपकी ये रिकॉर्डिंग दे रहा हूं आपको, अभी तो पूरे दिन भर के आपके मैसेजों के जवाब देने बाकी है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब पिछले 5-6 महीने हो गए मेरे दोस्तों, रात को 2-2, 3-3 बजे तक आपके लिए जग करके और इतनी मेहनत कर रहा हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे दोस्तों, आप भी इतनी मेहनत करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। कोई चाहे कुछ भी कहे, आप ही का नंबर आएगा। अरे बहुत सीटें हैं मेरे दोस्तों, बहुत सीटें हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ऊल फिजूल की बातें नहीं करनी, अपने तो मेरे दोस्तों पढ़ाई करनी, और इतना छुप के पढ़ाई करो, इतना छुप के पढ़ाई करो कि सफलता शोर मचा दे मेरे दोस्तों। जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटी हुई जो ग्राफियन पुट्टिका होती है, फटी हुई जो ग्राफियन पुट्टिका होती है मेरे दोस्तों, हाँ, तो जोना पेल्यूसिडा इसका पारदर्शी आवरण है। जोना पेल्यूसिडा के बाहर यह जो सेलुलर आवरण होता है इसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना
रेडिएटा। तो अंडाणु के सबसे बाहर का आवरण कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के अंदर क्या होगा? तो सर कोरोना रेडिएटा के अंदर होगा जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, अब है फटी हुई ग्राफियन पुट्टिका। मेरे दोस्तों, ग्राफियन पुट्टिका जब फट जाती है और अंडाणु बाहर रिलीज हो जाता है तो फटी हुई ग्राफियन पुट्टिका को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। याद रखना, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है ना? और कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन का स्रावन करती है, जानते हो? 2014 के पेपर में प्रश्न आया था, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन कौन करता है? तो मेरे दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करती है कार्पस ल्यूटियम। कौन करती है? कार्पस ल्यूटियम। ये 2014 में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। ठीक है, अगले प्रश्न देखो। सबसे ज्यादा प्रश्न बच्चों हार्मोन से आते हैं। हार्मोन से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, आप मान के चलो। जनन तंत्र से और एंडोक्राइन सिस्टम से जगह जगह अलग अलग हार्मोन दिए हुए हैं। हार्मोन से इस बार भी 3 प्रश्न आएंगे, मुझे ऐसा लगता है मेरे दोस्तों, इसलिए बड़ी शिद्दत से पढ़ना है उसे। ठीक है, अब है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH का स्रावन कौन करता है? जल्दी बताओ देखें। पीयूष ग्रंथि का कौन सा भाग मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावन करता है? जल्दी करो मेरे दोस्तों, कौन स्रावन करेगा? तो सर इंटरमीडियन वाला भाग, इंटरमीडिया वाला भाग, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है, पीयूष ग्रंथि का जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, उस एडिनो हाइपोफाइसिस में एक भाग होता है मेरे दोस्तों, जिसे कई बार हम मध्यपाली भी कह देते हैं, इसे बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया एक ही हार्मोन का स्रावन करता है, उसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, अगला है मेरे दोस्तों फंक्शन ऑफ एडीएच। एडीएच हार्मोन का काम बताना है आपको। एडीएच हार्मोन क्या काम करता है? सर एडीएच हार्मोन जो है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, मूत्र विरोधी जो हार्मोन है, वो एक तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, किसको? बीपी को बढ़ाता है। और क्या करता है? और सर नेफ्रॉन की जो डीसीटी होती है, नेफ्रॉन की जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जल अवशोषण को बढ़ावा देता है। याद रखना मेरे दोस्तों, तो क्या करता है? जल अवशोषण को बढ़ाता है। जल अवशोषण को कहां बढ़ाता है? नेफ्रॉन की डीसीटी में, नेफ्रॉन की डीसीटी में। याद रखना, तो यहां से एक प्रश्न पूछूं, नेफ्रॉन की डीसीटी में खनिज तत्वों के अवशोषण को कौन बढ़ाता है? जल्दी बताओ। नेफ्रॉन की डीसीटी में खनिज तत्वों के अवशोषण को कौन बढ़ाता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दो। इसे डाल दो 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन MCQ। क्वेश्चन क्या है सुनो, एडीएच के स्रावण का नियंत्रण कौन करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन के स्रावण का नियंत्रण कौन करता है? स्रावण तो पीयूष ग्रंथि की पश्यपाली करती है, याद रखना। पीयूष ग्रंथि की पश्यपाली एडीएच हार्मोन, पीयूष ग्रंथि में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जिसे आप न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, वो न्यूरो हाइपोफाइसिस में दोस्तों 2 हार्मोन रिलीज करती है, एक ऑक्सीटोसिन, दूसरा एडीएच। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन पश्यपाली से स्रावित होगा। मेरे दोस्तों, जो आपका एडीएच हार्मोन है, ये बनता कहां है? ऑक्सीटोसिन बनता कहां है? हाइपोथैलेमस में। तो कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर होते हैं, परासरण नियंत्रणकारी केंद्र होते हैं। वही केंद्र मेरे दोस्तों एडीएच के स्राव को कंट्रोल करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट याद रखना, हाइपोथैलेमस के परासरण नियंत्रण जो केंद्र है, उनके द्वारा मेरे दोस्तों एडीएच के स्रावण को कंट्रोल किया जाता है। अगला प्रश्न है, गेमीटोकाइनेटिक फैक्टर किसे कहते हैं? अब ये आंसर आप दोगे, मैं कई बार करवा चुका हूं। गेमीटोकाइनेटिक फैक्टर किस हार्मोन को कहते हैं? गेमीटोकाइनेटिक फैक्टर FSH को कहते हैं, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, इसे गेमीटोकाइनेटिक फैक्टर कहते हैं। यह प्रश्न है 2014 RUHS का। 2014 RUHS ने प्रश्न पूछा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। लेकिन शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ट्राइपामीटीन का
श्वसन गुणांक कितना होता है? प्रश्न क्या आया? ट्राइपामीटीन का श्वसन गुणांक क्या होता है? आज मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। एक बार सभी लाइक करो, देखे इस क्लास को शेयर कर दो मेरे दोस्तों, हिला दो इसकी नींवें, ठीक है। यहां पर मेरे दोस्तों RUHS के अंदर, ठीक है, कंपन होना चाहिए, वाइब्रेशन होना चाहिए कि आपका जो पेपर है, आप लोगों ने जो पेपर में प्रश्न डाले हैं वो प्रश्न तो हम लोगों ने कभी के निकाल दिए, वो प्रश्न तो हमने कभी के सॉल्व कर दिए। अब मेरे दोस्तों हम करेंगे कमाल, ठीक है। और एक वादा करता हूं मेरे दोस्तों, आपके जितने नंबर आएंगे ना वो उनके होश उड़ा के रख देंगे। ये और कहता हूं, बायो में आपका एक प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि आप मेहनत ही इतनी शिद्दत से कर रहे हो, इतनी ईमानदारी से कर रहे हो मेरे दोस्तों। तो देखिएगा यहां पर, ठीक है। अब मेरे दोस्तों प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कौन करती है? कार्पस ल्यूटियम। अब एक प्रश्न पूछूं, कार्पस ल्यूटियम, ये 2014 में प्रश्न आया, तो 2021 में ये प्रश्न नहीं आ सकता क्या कि कार्पस ल्यूटियम के नष्ट हो जाने पर क्या बनती है? तो कार्पस ल्यूटियम के नष्ट हो जाने पर कार्पस एल्बिकेंस बनती है। क्या? कार्पस एल्बिकेंस। इतना तो याद रख लोगे, वेरी गुड। एक प्रश्न और है, क्या था? ट्राइपामीटीन वसा, ट्राइपामीटीन का RQ कितना होता है? श्वसन गुणांक। तो ट्राइपामीटीन का श्वसन गुणांक होता है 0.7। कितना? 0.7। तो एक RQ किसका होता है? एक। तो सर एक RQ होता है ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो आप, ठीक है। याद रखना मेरे दोस्तों, यह भी बड़ी बात है। 0.9 किसका है? प्रोटीन का होता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है, 0 किसका होता है? 0 और अनंत, ये RQ किसका होता है? जल्दी बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है 2014 का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। फीमेल जो है मुख के द्वारा, स्त्रियों में मुख के द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां कौन सी है? ऐसी गोलियां जो मुख के द्वारा ली जाती है, उस गोली का नाम है सहेली। क्या नाम है मेरे दोस्तों? सहेली। वेरी गुड। अब है अपरा। प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी फीटस तक जाती है? अपरा से कौन सी प्रतिरक्षी गर्भ तक जाती है? एंटीबॉडी का नाम है IgG। क्या नाम है? IgG। मां के दूध से बच्चे को कौन सी मिलती है? IgA। IgA। और अगर मैं आपसे पूछूं IgA और IgG, इन दोनों से बच्चे को किस तरह की एंटीबॉडी मिलती है? एक्टिव की पैसिव? जल्दी बताओ, देखें, एक्टिव की पैसिव? तो बच्चे को किस तरह की प्रतिरक्षा मिलती है? पैसिव। याद रखना, निष्क्रिय। निष्क्रिय में भी नेचुरल पैसिव, याद रखना। अब है स्टेरॉइड हार्मोन कौन से हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया था स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में। बताओ, देखें, अपने शरीर में बढ़ने वाले ऐसे हार्मोन कौन से हैं जो स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, जो वसा के व्युत्पन्न होते हैं? तो एक तो एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा ग्लूकोकोर्टिकोइड, चौथा मिनरेलोकोर्टिकोइड। याद रखना, ये अपने शरीर के वो हार्मोन है जो मेरे दोस्तों स्टेरॉइड हार्मोन है, वसा के व्युत्पन्न है। कौन कौन से? देखो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जिनके नाम के अंत में कोर्टिकोइड लिखा हुआ हो, जिनके नाम के अंत में स्टेरोन लिखा हुआ हो, वो सारे आपके स्टेरॉइड हार्मोन है मेरे दोस्तों, वसीय प्रकृति के हार्मोन है मेरे दोस्तों। याद रखना, जिनमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशय से स्रावित होते हैं। टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन भी कहते हैं, एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन मेरे दोस्तों जो है आपका, ये भी टेस्टिस से स्रावित होता है। और ग्लूको और मिनरलोकोर्टिकोइड, ये कौन स्रावित करता है? जल्दी बताओ, देखें, ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड, ये हार्मोन कौन रिलीज करता है? जल्दी बताओ मेरे दोस्तों, जल्दी करो, जल्दी करो। भूकंप आने वाला है मेरे दोस्तों, भूचाल आने वाला है, और आना चाहिए, मैं तो कहता हूं, ठीक है। जहां आप पेपर दो
उस पेपर के अंदर भूचाल आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत ही इतनी बड़ी शिद्दत से की है। आप कमजोर नहीं हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है मेरे दोस्तों। जल्दी करो, देखें, जल्दी करो मेरे दोस्तों। आ गया आंसर सर, आ गया। एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा 3 तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड, सेक्स कॉर्टिकोइड। जीएफआर पढ़ा था, जीएफआर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है ना मेरे दोस्तों, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ठीक है ना, रेटिक्युलरिस पढ़ा था, फेसिक्युलेटा पढ़ा था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये दोनों कॉर्टेक्स से स्रावित होंगे। अब अगला है टी लिम्फोसाइट बढ़ती कहां है? बढ़ती सर बोन मेरो में। तो टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन कहां होता है, विभेदन कहां होता है, ट्रेनिंग कहां होती है, प्रशिक्षण कहां होता है? वह शरीर की कौन सी ग्रंथि है जहां टी लिम्फोसाइट का विभेदन होता है? सर ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, 2014 में इतने सिंपल आए क्या? हाँ, इसका आंसर तो हम बता देंगे, तो बताओ ना, बताते क्यों नहीं? तो सर बता दिया, इसका आंसर है थाइमस। ग्रंथि का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि सर। अगला है यूरिक अम्ल के जमाव से कौन सी ग्रंथि, कौन सा रोग होता है? ये मैंने कई बार पढ़ाया है। यूरिक अम्ल जब आपके जॉइंट में जमा हो जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी? सर ये तो बहुत सिंपल है, आपने पढ़ाया था। बीमारी का नाम गाउट है। क्या नाम है? गाउट है। बहुत ही बढ़िया। किस संधि में गति नहीं होती? ये सर बहुत सिंपल है, मैंने कई बार पढ़ा है। ये खोपड़ी वाली जो संधियां होती है ना, ये ईंट की तरह जुड़ी हुई है, इनमें सर नहीं होती। क्या नहीं होती? इनमें सर गति नहीं होती। तो इन संधियों को कहते क्या है? सर ये तो बहुत सिंपल है, इन संधियों को फाइब्रस जॉइंट कहते हैं, है ना। तो कार्टिलेज जॉइंट कहां होते हैं? सर वो रीढ़ की हड्डी की कशेरुकाओं के बीच होते हैं, उनमें तो हल्की फुल्की गति होती है। सर ये कौन सा है कोहनी वाला जॉइंट? एल्बो। ठीक है, याद रखना। तो बॉल एंड सॉकेट कौन सा है? सर ये वाला। और एक ये जो फीमर है ना, पेल्विक बोन से जुड़ती, ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। याद रख लोगे? सर रख लेंगे। ठीक है, तो याद रखना फाइब्रस जॉइंट जो है उसके अंदर किसी तरह की गति नहीं होती। उदाहरण के लिए क्रेनियल बोन की संधि। ठीक है, किडनी जो है 1 मिनट में कितना ब्लड सान लेती है? तो किडनी मेरे दोस्तों 1 मिनट के अंदर 1200 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन कर लेती है। ठीक है, एक प्रश्न आया 2014 में, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने वाला घटक कौन सा है? आपने ब्लड क्लोटिंग पढ़ी है, तो ब्लड क्लोटिंग के दौरान आपने ये पढ़ा है कि फाइब्रिनोजन निष्क्रिय होता है, इसे सक्रिय फाइब्रिन में बदलना होता है। तो कौन बदलता है? सर थ्रोम्बिन। ठीक है, इसके बाद में बीज अंकुरण के समय, सीड जर्मिनेशन के टाइम कौन सा ऐसा हार्मोन है, कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है जो सीड के जर्मिनेशन को रोकने का काम करता है? सर पौधों में एक ही रोधक हार्मोन होता है, वो मेनली है एब्सिसिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल, ABA। ठीक है, एक प्रश्न आया C3 चक्र में CO2 का ग्राही कौन है? सर CO2 का ग्राही RuBP है। ठीक है, और C4 चक्र में ग्राही कौन है? सर PEP, PEP। ठीक है, यहां तो इसने ग्राही पूछा, तो इस बार प्रश्न क्या आ सकता है? इस बार ये आ सकता है कि C3 चक्र में मुख्य एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को। और C4 चक्र का मेन एंजाइम कौन सा है? पेपकेज। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में एक NADH2 से कितने ATP बनते हैं? तो सर एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं। ठीक है, और एक FADH2 से, सर एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। ठीक है, यह प्रश्न भी 2014 में आया हुआ है। तो ये सारे प्रश्न है मेरे दोस्तों आपके सामने, मैंने सारे प्रश्न आपको करवा दिए हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत कम समय में, मैंने थोड़ा स्पीड में करवाया है, लेकिन मैं आपका फालतू में समय खराब करना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप जो हैं अपना रिवीजन कर रहे हैं तो स्पीड में ही करें अपन।
ठीक है ना। तो डेली में इस तरह के प्रश्न आपके लिए सुबह के टाइम लेके आता हूं। शाम को अपन मिले कितने बजे मिलते हैं डेली? 5:15 बजे मिलते हैं। सुबह शाम दिन में जब भी मौका मिलता है आपके लिए मेरे दोस्त मैं समय जरूर निकालता हूं। मैं मेरे लिए नहीं निकाल पाता लेकिन आपके लिए जरूर निकालता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा किया है मेरे दोस्तों, ठीक है। और आपसे एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि एक आप हमेशा का एक नियम जरूर बनाएं, डेली हमारी क्लास का वीडियो अपने स्टेटस पर, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, अलग अलग जगह जरूर शेयर करते रहें, क्योंकि हम जब इतनी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो आपके सहयोग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कर लें, वहाँ हर एक अपडेट हम सबसे पहले डालते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं, आप अपनी तैयारी को और बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, तो ये मेरे दोस्तों हमारे नंबर है 9828721222। आप इस नंबर पे 90 रुपए फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे या पेटीएम किसी भी तरीके से भेज करके बढ़िया मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक मंगवा सकते हैं। मेरे दोस्तों हमारी टीम ने मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक की एक बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार की है, तो आप जरूर मॉडल पेपर मंगवाएं, जरूर क्वेश्चन बैंक मंगवाएं मेरे दोस्तों, ठीक है। और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप जो हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें सपोर्ट करें। ऑनलाइन मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक लेने की लिंक भी नीचे इंस्टा मोजो वेबसाइट की डाली हुई है, वहां पर जाकर के भी आप ले सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके और आपके परिवारजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। भगवान से दुआ करता हूं कि आप इस कोरोना काल में स्वस्थ रहें और मस्त रहें, खुश रहें मेरे दोस्तों, किसी तरह के दबाव में नहीं रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।